विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। कल बिहार चुनाव से पहले चरण की वोटिंग की तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। बिहार के कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, चरम पर है, कह सकते हैं पीक पर है। उनकी यह टिप्पणी न सिर्फ जातीय राजनीति को फिर से केंद्र में ले आई है, बल्कि सेना जैसे संवेदनशील संस्थान को चर्चा में लाकर उन्होंने विरोधियों को भी बड़ा मुद्दा दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से कांग्रेस को पिछड़े और दलित वोटर्स में कुछ सहानुभूति जरूर मिल सकती है, लेकिन बीजेपी इस बयान को राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की बहस में बदल सकती है। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां करके जनता से खूब मन लुभावने वादे किए। राहुल गांधी ने भी औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने रैली में ऐसा कुछ कह दिया जो विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सेना पर बयान देकर फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बिहार के औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा, सेना पर 10% लोगों का कंट्रोल है, 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी को जगह है, 90% लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी वर्गों से हैं। बड़ी कंपनियों की सूची में पिछड़े या दलित समुदाय का कोई नहीं, सभी उसी शीर्ष 10% आबादी से आते हैं। सारी नौकरियां 10% आबादी को ही जाती हैं। उन्हीं 10% लोगों के हाथ में सेना का कंट्रोल है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी ने कहा, राहुल गांधी अब सेना में जाति खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि 10% लोग इसे नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नफरत में उन्होंने भारत से नफरत की हदें पार कर दी हैं। वहीं चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान को दुखद और शर्मनाक बताया। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल ने सेना को जाति में बांट दिया। ये मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं, और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान की तुलना पाकिस्तान से कर दी। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। भारत की सेना पर जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कामकाज पर प्रशंसा खड़ा करते हैं।
कभी एयर स्ट्राइक पे प्रशंसन, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर या उनके शौर्य पर प्रशंसन उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी सेना को लेकर विवादों में घिरे हों। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि चीनी सेना ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है और भारतीय सैनिकों को थ्रेट कर रही है। उनके इस बयान पर लखनऊ के एक रिटायर्ड डिफेंस अफसर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान से भारतीय सेना की छवि को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी के बयान पर कब कब विवाद हुआ है? साल 2016 पीएम पर सेना के बलिदान पर दलाली करने का आरोप लगाया, सैनिकों के खून के पीछे छिपकर दलाली करने का आरोप लगाया। यह मामला कोर्ट भी पहुंचा, जिसमें राहुल को राहत मिल गई। साल 2020 गलवान झड़प के बाद सेना पर विवादित बयान, चीन ने हमारे क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, चीनी सेना भारतीय सैनिकों को थ्रेट कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाई थी। अब आपको बताते हैं राहुल ने जिस बिहार की धरती से बयान दिया है, वहां से कितने भारतीय सेना के जवान हैं। सैन्य कर्मियों में बिहार का हिस्सा करीब 11%। जेसीओ रैंक के 8152 अधिकारी बिहार के हैं। अन्य रैंक में इनकी संख्या 65,000 से ज्यादा है। ऑफिसर्स की संख्या करीब 540 है। सरकार ने 2022 में संसद में दी थी जानकारी। राहुल के इस बयान ने राजनीति तो गर्मा दी है, साथ ही सियासी भूचाल भी ला दिया है। चुनाव से पहले राहुल गांधी का सेना पर यह विवादित बयान महागठबंधन के लिए कितना नुकसानदेह होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और सवाल यही, क्या राहुल की गलती का खामियाजा पूरा महागठबंधन भुगतेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बात कही है। उन्होंने कहा, यही पार्टियां जो सालों से जात पात की राजनीति करती हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीटने का काम कर रही हैं। बहुत शर्म की बात है। पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। बड़ी बात कह दी है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कह रही है तालाब भर पानी की जरूरत नहीं, चुल्लू भर पानी ही काफी है। बहुत शर्म की बात है। मेरे साथ खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर। कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राजा लक्ष्मी जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंश वत्स जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। राहुल गांधी कई बार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि लोगों के दिल की बात कह देंगे तो शायद वो जुड़ाव होगा और वोट बैंक अपनी तरफ होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है फिर से सेल्फ गोल कर लिया है राहुल गांधी ने। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कई बीजेपी के नेताओं की बातों को सुना और आपने दिखाया भी किस प्रकार से अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा कि राहुल जी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इस देश में अगर सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, अगर हम सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं, वो कहाँ से पाकिस्तान की भाषा होगी? मुझे समझ में नहीं आता ये बात को। लेकिन सच्चाई क्या कि अगर वो ये कहते हैं कि राहुल जी जो है इस देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, तो भैया सबसे पहली बात तो आपको समझना चाहिए, आप अग्निवीर योजना लेकर आप आओ, आप इस देश के सैनिकों का मनोबल गिराओ। अग्निवीर योजना लाने के बाद आप इस देश में जो है इस देश के सैनिकों का हाथ आप बांध देते हो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में, तो सेना का अपमान आप करते हो और दोष जो है आप राहुल गांधी जी पे लगा रहे हो। तो ये बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं इस मुद्दे पर,
तो जब इस देश में ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, वही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने इस देश को दिया है, वही संविधान जो इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को जो है समान अधिकार देता है, उनको उनके अधिकार देता है, तो वही संविधान से ये जो है ये देश चलेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो बात राहुल गांधी जी ने की है कि जो है जितने भी पिछड़े समाज के हमारे लोग हैं, चाहे वो बात एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितने भी हैं ये सब, इनकी रिप्रेजेंटेशन है क्या? अगर आप बात कर लीजिए जितने भी हमारे बड़ी इस देश की सबसे बड़ी कंपनीज है, अगर आप उनके ऊपर देखिए उनके इनकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सेंट्रल हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें कितने, न्यायपालिका है उनमें इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है? क्या एक भी इनमें सक्षम व्यक्ति नहीं है कि वहां पे सर्वोच्च पद पे पहुंच सके? क्या एक भी सबसे बड़ी कंपनी का प्रतिनिधित्व कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं कर सकते? कोई भी उसमें सक्षम नहीं है? क्या एक भी सक्षम व्यक्ति नहीं है कि कोई भी जो है ब्यूरोक्रेट बन सके जो सेंट्रल लेवल पे हो? कि कोई भी नहीं है? तो ये सवाल जब राहुल गांधी जी पूछते तो राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वही सामाजिक न्याय की किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के राज में ये निरंतर जो है उनके ऊपर अपराध पड़े हैं। देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर, अधिकारियों को लेकर, या फिर पार्टी में कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर ही, या फिर पार्टी में अलग अलग पदों को लेकर भी, इससे पहले राहुल गांधी जब ये बातें करते थे कि सवर्ण जाति वाले ऐसे, नीची जाति वाले ऐसे, या फिर अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं, महिला कैंडिडेट बताइए कितनी है, कितने पिछड़ी जाति वालों को आपने पूछा, ये सब बातें अलग थी, इस पर फिर भी बात होती थी। लेकिन क्या सेना को जाति से जोड़ना चाहिए? क्या आपको ठीक लगता है? नहीं, हाँ मैं आपको बता दूं, देखो सच्चाई क्या है कि भारत में जाति को इग्नोर तो कर नहीं सकते, और तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से दलितों के ऊपर अपराध में जो है, जहां पे राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, बिहार वो जो है आज दूसरे नंबर पे है। इनका सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर हो रहा अपराध में है, तो आप जाति को तो बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं। और जब हमारे पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, वो अपने सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूपी में हरिओम वाल्मीकि जी के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना होती है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने कहा कि जाति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, और ये अलग अलग वक्त पर आया है, अलग अलग। 10 सेकंड ठीक है रचना जी, बस 10 सेकंड। देखिए, जब हमारे पास 2014 से लेकर 2022 तक में दलितों के ऊपर हो रहा अपराध में 43% की वृद्धि हुई है, तो हम इनकी भागीदारी को कैसे हम जो है मना करें? उनके ऊपर अपराध तो निरंतर बढ़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर यहाँ पे मैं एससी की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में, तो वो डिक्लाइन हुई है, 16.8% हुई है, जो कि पहले जो थी 17.5% थी। तो यहाँ पे हमें उनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात है, क्योंकि हमें उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, हमें उनको एक सामाजिक न्याय करना, ताकि सभी का उत्थान हो, किसी 2-4 लोगों का उत्थान ना हो, बल्कि सभी का उत्थान हो। यही तो हमें बात आप कह रहे हैं कि नीची जाति वाले लोगों को पीछे कर दिया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, उनकी अनदेखी होती है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं यही सवाल महेश वर्मा जी से पूछ लेती हूँ, गलत साबित कीजिए अंश जी की बातों को, और बताइए कि कैसे पिछड़ों को और अति पिछड़ों को, नीची जातियों को मौका मिलता है, या कैसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। आप जवाब दीजिए अगर कोई डेटा है तो। महेश जी शायद आप म्यूट हैं, चेक कीजिए। देखिए, राहुल गांधी की कोई भी बात जो है उसको गंभीरता से अब ये देश ले नहीं रहा है, और उसके कारण क्या है कि राहुल गांधी कब क्या और किस तरह से बचकानी हरकत कर दे, हाथ में संविधान लेके संवैधानिक बात करना, संवैधानिक पद पे बैठ के गैर संवैधानिक तरीके से अपना आचरण करना। आज उनको जिस प्रकार से, इस पे तो चुनाव आयोग को नोटिस लेना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सवाल यह है कि आप ऐसे कैसे आप सेना के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, और आप होते कौन है इस चीज का सर्टिफिकेट देने वाले? दूसरी बात, ये वही राहुल गांधी हैं जिनके ऊपर सेना को कायर बताने को लेकर मुकदमा चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप जैसे व्यक्ति जो देश के में एक विपक्ष का नेता है, जो हाथ में संविधान लेके घूम रहा होता है, जहां वो जाति वर्ग में कोई भेद नहीं कर रहा होता है, वहां आप किस तरह की बात कर रहे हैं? वहां आप सेना को एक कायर करार देते हैं और कहते हैं कि भाई 2000 वर्ग किलोमीटर जो है चीन ने काबिज कर लिया, और कायरों की तरह हमारी सेना जो है पीटती रही। इस तरह के तो बोल आपके होते हैं। और सवाल यह है कि आपकी यही सोच और आपकी यही व्यक्तित्व और आपकी इसी दक्षता को लेकर शशि थरूर जैसे लोग आपके ऊपर लेख लिख रहे हैं कि अगर ये वंशवाद और परिवारवाद का ये दंश है जो ये कांग्रेस झेल रही है और देश झेल रहा है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है इस देश में।
जो इस देश का खाता पीता हो, इस देश में रहता हो और उसकी बोल हो पाकिस्तान की तरह। आखिर में पाकिस्तान और राहुल गांधी में फर्क क्या है? लोग ये तो मतलब समझ रहे होंगे ना, पाकिस्तान में जो है आज की डेट में वो करते क्या है? यही तो कहते हैं कि भाई देखो वहां किस प्रकार से मुसलमानों की जो है तुष्टीकरण हो रहा है, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जो है 20% लोगों को सताया जा रहा है 80% लोगों के द्वारा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं राजा आप लक्ष्मी जी यही से बात पूछ कह लेती रहे हूँ। हैं। राजा लक्ष्मी जी, क्या वाकई जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों में जरा भी दम लगता है आपको क्या, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है एकदम जाया सवाल है? जी नमस्ते रचना जी, जी। और धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। देखिए ऐसा है कि मैं अभी एक लिस्ट देख रही थी कि कौन कौन से प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक इस हमारे देश में उनकी सत्ता थी। तो नेहरू जी करीब करीब 17 वर्ष थे, इंदिरा गांधी जी करीब करीब 11 वर्ष से थोड़ी ज्यादा उनकी टेन्योर थी, और उसके बाद राजीव गांधी जी 5 वर्ष थे, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी जो अब अभी सबको पता है कि वो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में थे। तो ये जो है एक परिवार, आप सोचिए, गिनती करिए कि कितने वर्षों तक ये व्यवस्था में थे, और कांग्रेस कितने वर्ष सत्ता में थी। देखिए करीब करीब 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में, और उसके बावजूद अगर ये जो आज हम जो डिफेंस फोर्सेस की जो बात करते हैं, जो व्यवस्था है, वो किसने स्थापित किया था? ये क्या भाजपा ने किया था? ये इतने वर्षों तक अगर इन्होंने ये कोई भी विषय में अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया, अगर इनसे कोई बात सुधर नहीं पाई, न डिफेंस फोर्सेस में, न सामाजिक न्याय के विषय में, अगर आप सोचिए कि तो ये किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं। और डिफेंस फोर्सेस में राजनाथ सिंह जी ने आज एक बात बोली कि ये उनका जो कास्ट है और जो रिलीजन है जो हमारे डिफेंस फोर्सेस की है, वो सिर्फ केवल एक है, वो है सैन्य धर्म। वो केवल वो निभाते हैं। तो वो जो है उस पर कोई भी उंगली ना उठाए, उसमें पॉलिटिक्स ना करे। देखिए आज रक्षा के विषय में खास करके हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है। जो पहले हम पूरी तरीके से निर्भर थे दूसरे देशों पर, आज हम आत्मनिर्भर हो, न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए, आज हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में। राजा लक्ष्मी जी, एक बात, क्या स्तर है हमारा? एक बात मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि कांग्रेस का शासन रहा, तब जो चीजें नहीं सुधरी उनको लेकर अब कैसे सवाल कांग्रेस कर रही है। मैं एक बात पूछना, हालांकि मैं ये कह रही हूँ सेना को जाति से एकदम अलग रखना चाहिए। सेना मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है और उनका सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। भाई अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं हमारी आपकी रक्षा के लिए, सरहदों पर जिस तरीके से अपने परिवारों से दूर रहते हैं, मैं बहुत दिल से सम्मान करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि आज जब जाति को लेकर बात हुई होगी तो बॉर्डर पर जो तैनात जवान होगा वो भी सोचने लगा होगा कि मैं किस जाति से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। जबकि सेना में बहुत मिलजुल कर सब रहते हैं, बहुत फैमिलियर वहां पर माहौल होता है। लेकिन हाँ, सेना में अगर जाति की बात उठाई जाएगी तो वो हर्ट कर सकता है या फिर वो दिल को चुभ सकता है, ये बात अलग है। लेकिन आपने कहा कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, तब जो चीजें नहीं सुधरी उसको लेकर सवाल कैसे? राहुल गांधी इस बात का भी जिक्र करते हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि हिस्ट्री में कुछ गलतियां हमसे हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। तब तो बच्चे रहे होंगे ना राहुल गांधी, अगर आज इस चीज पर, व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं और जो चीजें दशकों से नहीं सुधरी हैं, क्या उन पर काम नहीं होना चाहिए? राजा लक्ष्मी जी। जी बिल्कुल, अगर देखिए अगर वो मानते हैं, क्योंकि उनको तो आदत है, देखिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में जाकर फिर वो माफी मांग लेते हैं, तो वो उनके लिए वो कोई नई बात नहीं है। तो ये वो हो सकता है कि वो कहें कि हमारे सरकारों से पिछले वर्षों में गलती हुई है। अगर गलती हुई भी है तो आप मुझे बताइए कि ये क्या ठीक है, इस बात का जवाब मैं अंश जी से पूछ लेती हूँ। अंश जी, इसमें कोई एक मिनट रचना जी, एक मिनट रचना जी, एक मिनट, एक बात कंप्लीट करने दीजिए। ये इसमें कोई तुक है क्या कि आप देखिए कि सैन्य, कोई भी सैन्य क्या इस पे जाएगा टर्म्स पे कि कौन सी जाति से कौन है,
उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, जो सीडीएस होंगे, तो वो इस पर देखा जाएगा कि आपकी कौन सी जाति है, या ये कि कौन सबसे ज्यादा सक्षम है उसके लिए। ये उसमें मुझे लगता है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म उसको न देखते हुए जो सक्षम है सर सबसे ज्यादा, हालांकि जो हायर रैंक्स पर ऑफिसर्स होते हैं मैक्सिमम वो अपर कास्ट के होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ सेना को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। अंश जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। 1 मिनट आपको दूंगी और 1 मिनट महेश वर्मा जी बोलेंगे। मैंने दोनों की बात को सुना और दोनों की बात में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जो सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा कि पिछड़े समाज के हमारे जो भाई बहन है उनकी भागीदारी क्यों नहीं है, उस पे दोनों ने किसी पे भी ये नहीं कहा कि हाँ उनकी भागीदारी हम बढ़ाए हैं, हमारी सरकार ने इतनी बढ़ाई है, कुछ दोनों ने ये भी इस बात पे जवाब ही नहीं दिया। दोनों कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जो बयान है वो पाकिस्तान से है। अरे भैया आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं किया? अरे भैया राहुल गांधी जी ने पहली बात ये कहा कि भैया हम जो है हमारी पूर्व में सरकारों से गलती हुई, जैसा आपने सवाल पूछा उनसे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भैया मोदी जी को सरकार सत्ता में रहते हुए भैया 11 साल हो चुके, उन्होंने क्या किया पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। जो यहाँ पे सवाल मैंने पूछा था कि भैया आप जी भी किस प्रकार से दलितों पर हो रहे अपराध पे या फिर तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोगों के हो रहे अपराध पे क्यों वृद्धि हुई आपकी सरकार पे, आपने क्यों नहीं बोला? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भैया राहुल गांधी जी की बात को सीरियसली बिल्कुल भी कोई नहीं लेता। अरे भैया आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से लेकर अनुराग बात जाति की भी हो रही है, अब जब बात जाति की भी हो रही है तो अमीर गरीब की भी कर लेते हैं। एक जहन में मेरे बात आई, ललन सिंह का एक सो कॉल्ड वीडियो था जिसमें यह था कि गरीबों को घर में बंद कर दें। वो कहने लगे नहीं मैंने गरीबों नहीं मैंने नेता बोला है। फिर उनकी सफाई का वीडियो सामने आ गया, उन्होंने कहा कि गरीब नीतीश का वोटर है, वो हमारा है। गरीब नीतीश का ही वोटर क्यों है महेश जी? वो गरीब क्या बीजेपी को वोट नहीं कर सकता? क्या अदर पार्टीज को वोट नहीं कर सकता? ऐसे क्यों बोला गया? और क्या जाति के आधार पर या गरीब और अमीर के आधार पर वोट डलते हैं क्या? नहीं, मैं तो उन्हीं को ध्यान में रखकर कहा कि चुनाव आयोग ने उस बयान को लेकर कार्रवाई करी है। अगर चुनाव आयोग वहां पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया तो यहाँ राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने में क्यों हिचक रहा है? कारण क्या है? पहली बात। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी का जो ये अलाप बिलाप और ये प्रलाप चलता है, ये वो व्यक्ति है जो सजा याफ्ता अपराधी, और वो किस बात के लिए? पिछड़ों को अपमान करने के लिए, पिछड़ों को गाली देने के लिए। मैंने आपसे ये पूछा कि ललन सिंह अगर कह रहे हैं कि गरीब नीतीश का वोटर है, क्या बीजेपी का वोटर नहीं है गरीब? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही वो सही बात कही। जो गरीबों के मसीहा बन के जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों को उनकी वोट बैंक को सिर्फ एक सत्ता का या उनके सुख के या कह लीजिए कि जो एक सत्ता का सुख भोगने का जो है एक जरिया नहीं बनाने की बात उन्होंने कही। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ना अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान देती हैं। कोई जाति को, कोई धर्म को आधार मान लेता है, तो कोई उन्हें अलग अलग कैटेगरी में मुझे तो लगता है कि इसके लिए एफआईआर दर्ज करना चाहिए। वो चुनाव आयोग को बिल्कुल, और आप लोगों को उठाना चाहिए। हमने तो उठाया है, तभी तो आधे घंटे का डिस्कशन रखा ना। आप सभी का बहुत शुक्रिया। महेश वर्मा जी, अंश वत्स जी, राजा लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।